बजट सत्र से पहले सीएम धामी का बड़ा बयान। 9 मार्च से होगा उत्तराखंड बजट सत्र शुरू। प्रदेश के वातावरण को खराब करने वालों पर प्रशासन लगाएगा अंकुश, बोले भाजपा विधायक। राज्य के शिक्षकों को दिया जाएगा एआई प्रशिक्षण, होगा बड़ा तकनीकी बदलाव। कम बारिश ने बढ़ाई वन विभाग की चिंता, अलर्ट मोड पर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर सियासत का केंद्र बनने जा रही है। 9 मार्च से गैरसैंण विधानसभा परिषद में राज्य का बजट सत्र शुरू होगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि इस बार का बजट जनता की उम्मीदों पर आधारित होगा। साथ ही सत्र से पहले व्यापारियों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह से सीधे सुझाव भी लिए जा रहे हैं। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने एक बेहद संवेदनशील और अनूठी गांव योजना का आगाज किया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने इसे सामाजिक पुनर्संरचना की दिशा में एक बड़ा मानवीय प्रयास बताया है। उन्होंने बताया कि इस योजना की खासियत ये है कि यहाँ अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और असहाय बुजुर्गों को एक ही परिसर में परिवार जैसा माहौल मिलेगा। गांव योजना की एक कोशिश है कि हमारे ऐसे बच्चे और हमारे ऐसे लोग जो समाज के किसी न किसी परिस्थिति से, वो किसी न किसी योजनाओं से, किसी न किसी सामाजिक बंधनों से वंचित हो गए हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाना। बच्चों, क्योंकि कई हम देखते हैं निराश्रित महिलाएं मिल जाती हैं, कई हम देखते हैं कि हमारे निराश्रित बच्चे मिल जाते हैं, कई हम देखते हैं कि ऐसे निराश्रित जो है हमारी महिलाएं मिल जाती हैं। तो इन सबको एक छत के नीचे एक गांव के बसावट के रूप में, जहां पर एक बच्चे, अनाथ बच्चे को माँ का स्वरूप भी मिल जाए, उनको वो सारी व्यवस्थाएं जो है, जो कहते हैं कि हम अपने एक गाँव के बसावट में हम जो सारी व्यवस्थाएँ देखते हैं, उस बसावट के रूप में उनको स्थापित करने की एक सोच है, जो मैं समझती हूँ कि लगातार अभी उसका समीक्षा चल रही है और बहुत जल्द जो है हम लोग इसकी कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार का एक गांव स्थापित हो सके, एक आलम्बन गांव, जहाँ पे एक दूसरे को हम आलंबित करते हुए हम सामाजिक गठबंधन जिनका कोई नहीं, लेकिन आपस में एक दूसरे के सब कुछ हो, इस संबंध को जो है हमें जो है वो सामाजिक व्यवस्था जो है बनाने की एक कोशिश है। भविष्य में हम इसको रूपांतरित होते हैं। उत्तराखंड में हत्या की वारदातों के बीच अब अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी ने पूरे प्रदेश में खौफ पैदा कर दिया है। देवभूमि की शांत फिजाओं में दहशत का माहौल है और जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। इस गंभीर मुद्दे पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश के शांत वातावरण को जानबूझकर दूषित करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बम की धमकियां मिल रही हैं। एक जगह पुलिस जाती है तो दूसरी जगह धमकी मिलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है और प्रदेश में एक पैनिक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मुस्तैद है, सभी जगह हम तैनात हैं और हमने कोई भी इस प्रकार की अगर योजना होगी तो पुलिस उसको विफल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में अब एक बड़ा तकनीकी बदलाव होने जा रहा है। बता दें, राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 14,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में दक्ष बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए एक खास सीपीडी प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके जरिए टीचर्स को स्मार्ट क्लासरूम और डेटा आधारित शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो देश में इसमें ज्वलंत हमारा जो इसमें मुद्दा है वो एआई का है और इसमें भी विद्यालय शिक्षा विभाग भी उसमें पूरे एक नियमों के अंतर्गत उसमें काम कर रहा है। अब पिछले वर्ष हमने 761 जो हमारे एलटी लेक्चर हमारे हैं, उनको हमने आईआईटी दिल्ली में हमने उसकी ट्रेनिंग, उसकी परीक्षा हमने करा दिया है। और इधर जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र है, उसको भी हम एआई इनेबल्ड करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र है, वो राज्यों के विद्यालय समीक्षा केंद्र के साथ मिल लगे। अभी हैदराबाद में एक नई एक कार्यशाला भी है
तो उसका साल में कुछ दिशानिर्देश मिलेगा, उसके आधार पर हम पूरा कार्य कर रहे हैं और एआई की ट्रेनिंग हम सारे शिक्षकों को देने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा से जोड़ के देखें तो एआई कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, शिक्षा ही नहीं है तो हर जगह महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रयास में है कि पहले प्रथम दृष्टया अधिकारियों को और कर्मचारियों को और शिक्षकों को पहले इसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो उसके बाद फिर हम कोडिंग डिकोडिंग की बातें तो बाद में इसके थ्रू हम करेंगे। देहरादून में कांग्रेस के लोक भवन कूच के बाद अब सियासत गर्मा गई है। अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के उस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस की भीड़ को सहारनपुर से लाए गए भाड़े के लोग बताया था, लेकिन इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने मंत्री को आड़े हाथ लिया और शाह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी और सेना से भगोड़ा घोषित व्यक्ति को कांग्रेस पर बोलने का कोई हक नहीं है। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है, जिस आदमी ने मसूरी विधानसभा में खाले नाले सब कब्जा दिए, जिस आदमी को तमाम लोग जानते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से उसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, एक 14 गढ़वाल राइफल का भगोड़ा जो 6 साल नौकरी करने के बाद भाग के आया है, वो उसकी औकात क्या है कि वो कांग्रेस के ऊपर इस तरह की बात करे? वो पहले अपने गिरबान में झांके और उसके बाद बात करे। ऐसे चोर और लुटेरे मंत्री भाजपा के जो बने हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री धामी जी परमिशन देते हैं आय से अधिक संपत्ति से उनके खिलाफ जिस दिन मुकदमा दर्ज होगा जेल की सलाखों के अंदर होगा ये मंत्री। रुड़की के मंगलौर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गंगा नहर के पास एक बाग से 45 वर्षीय व्यक्ति का संदिग्ध शव बरामद हुआ, लेकिन मौके पर खड़ी एक लावारिस मोटरसाइकिल ने इस मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये नहर पटरी के किनारे कस्बा चौकी का क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच में है और उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो रोड पे खड़ी थी। तो सभी पहलुओं को जो है वो जांच की जा रही है और शायद 1-2 गांव का पता लगाया कि शायद उस गांव के रहने वाले हो सकते हैं, तो उनके परिवार वालों को बुला के और गांव वालों को बुला के बॉडी की तस्दीक की जा रही है। अब प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होता है कि झगड़े और या फिर मतलब मर्डर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन एक बार जब वो साक्ष्य संकलन हो जाए तो उसके बाद हम पूरी तरह से कह पाएंगे क्लियर करके। हाँ, जैसे कि दिखता है कि सर पे कुछ चोटों के निशान हैं और बाकी जो है वो बहुत मतलब खेत के बीच में बॉडी मिली है, तो जो वहाँ के किसान लोग थे उन्होंने ही बताया है कि ऐसे ऐसे करके एक बॉडी पड़ी है। तो बाकी पुलिस सभी पहलुओं पे काम करके और फिर बहुत जल्दी इस चीज का खुलासा करेगी कि इसमें मतलब असली वजह क्या रही। हाँ, बॉडी को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, बाकी फैमिली वाले एक बार तस्दीक कर दे तो उसकी जो है पहचान हो पाए। उत्तराखंड में इस साल कम बारिश ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक ने चेतावनी दी है कि सूखे के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा काफी ज्यादा है। हालांकि सूखे की इस चुनौती से निपटने के लिए विभाग ने कमर कस ली है और पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष बारिश कम होने और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात भी कम होने के दृष्टिगत वनाग्नि की घटनाएं अधिक होने की संभावना है। तो उसकी दृष्टिगत ये हमारे लिए वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है वनाग्नि का नियंत्रण और प्रबंधन की, जिसके लिए हमने अपने स्तर से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, चाहे क्रूज स्टेशन स्तर पर हो, वन प्रभाग स्तर पर हो, वन मुख्यालय स्तर पर हो। परंतु इस प्रिपेयर्डनेस और रेस्पॉन्स को जांच परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो संसाधन है उसकी यूटिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज हमने आज 18 फरवरी 2026 को सभी वन प्रभागों में सभी जिलों में रखा था, जिसमें 41 वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। आज के इस मॉक ड्रिल में प्रत्येक वन प्रभाग में, प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान, प्रत्येक अभयारण्य में एक फायर पॉइंट जनरेट किया गया था। लगभग 11 बजे हमने सरप्राइज फायर पॉइंट जनरेट किया और उस फायर पॉइंट पे हमारी जो वनाग्नि दल है, शमन दल है, पहुंचते हुए वनाग्नि को नियंत्रण करने की दिशा में कार्रवाई की है। पहले 10 बजे से 10:30 बजे तक मोबिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट फायर क्रू, अन्य विभाग जो प्रतिभाग करने वाले हैं उसमें से आपदा प्रबंधन विभाग, SDRF, NDRF, राजस्व
पुलिस संचार, स्वास्थ्य विभाग आदि प्रतिभाग किए इस मॉक ड्रिल में। उनको मोबिलाइज किया गया। जो समुदाय हैं, वन पंचायत, ग्राम स्तरीय वनाग्नि प्रबंध सुरक्षा समिति, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि को भी मोबिलाइज किया गया। उसके बाद 11 बजे से, जैसे मैंने कहा, जैसे ही फायर पॉइंट जनरेट हुआ तो सभी पूरी टीम, समुदाय और अन्य विभाग के लोग, हमारे वन विभाग के अग्निशमन दल उस जगह पे पहुंचते हुए वनाग्नि शमन की कार्रवाई की है। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।